कि दोष के क्या गुण हैं, दोष का क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा कम क्लिनिकली जाएंगे क्योंकि धीमे धीमे करके हम इसको इलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट श्लोक में बात करते हैं हमारे आचार्य भागवत जी, तो बॉडी के अंदर जो हमारे कोष्ठ हैं, हमारे कोष्ठों के बारे में बात कर रहे हैं कि दोष के बेसिस पर हमारे कोष्ठ की प्रकृति कैसी हो जाती है और उस प्रकृति से आप कैसे डील करो। हमारी बॉडी के मुख्यतः 3 प्रकार के दोष बोले गए हैं, मेनली बॉडी के बोल रहा हूं, ना कि मेंटली। बाकी टोटल सिस्टम में तो शारीरिक और मानसिक करके 2 प्रकार से दोष होते हैं, शारीरिक वात पित्त कफ, मानसिक रज और तप। लेकिन अभी बॉडी के टाइप पर हम बात करेंगे, तो बॉडी के टाइप पर केवल वात पित्त कफ की ही हम चर्चा करेंगे, ओनली वात पित्त कफ की हम चर्चा करेंगे। तो वात पित्त और कफ त्रिदोषज प्रभाव हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर कोष्ठों की बात करें तो कोष्ठ कितने प्रकार के बताए? कोष्ठ बताए 3 प्रकार के। नंबर 1 क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और नेक्स्ट आपका चलिए नेक्स्ट आपका जो समान कोष्ठ होता है, समान यानी बैलेंस स्टेज में। अब क्रूर कोष्ठ को हमने क्रूर क्यों बोला? क्योंकि उस व्यक्ति को आप मेडिसिन कोई सी भी दे देंगे ब्रेचन के लिए, आप उसको कोई सी भी मेडिसिन ब्रेचन के लिए दे देंगे, उसको फ्रेश होने के लिए देंगे, तो उसको बहुत डिफिकल्टी से स्टूल पास आउट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वात के हम नेक्स्ट श्लोक में गुण पढ़ेंगे, इसके बाद जो प्रकृति का है उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, उसमें वात के गुणों में आता है तत्र रूक्ष लघु शीत। तो इसमें जो रूक्ष गुण है, रूक्ष गुण है वो मल के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन में जो हमारा स्टूल पोर्शन पड़ा होता है, उसमें से वाटर को और ज्यादा रीएब्सॉर्ब करवा देता है, जिसकी वजह से स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है। और वो स्टूल हार्ड होने की वजह से उस व्यक्ति को मोशन क्लियर नहीं हो पाते हैं। पेशेंट बोलता है कि अब मुझे कब्ज हो गई है। अब जिसको क्रूर कोष्ठ है उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, एक आइडिया लगाते हैं। क्रूर कोष्ठी यदि कोई व्यक्ति है तो उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। क्रूर कोष्ठी यदि कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले जो हमें 3 बीमारियों के नाम याद आते हैं कोष्ठ के अकॉर्डिंग। नंबर फर्स्ट जो हमें याद आता है वो है पाइल्स, नंबर सेकंड फिस्टुला, नंबर थर्ड परिकर्तिका। पाइल्स, फिस्टुला, परिकर्तिका, या जिसको हम फिशर भी बोलते हैं, जिसको हम फिशर भी बोलते हैं। ये 3 रोग तो हमारी नजर में आते ही आते हैं, ये 3 रोग तो हमारी नजर में आते ही आते हैं। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? एनोरेक्टल कैंसर भी होने के चांसेस इसमें होते हैं। एनोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस भी इसमें होते हैं। गुद भ्रंश के भी चांसेस इसमें होते हैं। गुद पाक के भी चांसेस क्रूर कुष्ठी वाले व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। सोचिए इतने सारे रोग, इतनी सारी समस्याएं सिर्फ एक कंडीशन की वजह से हो रही हैं कि यहाँ ये वात दोष से प्रभावी है। तो हमारी समझ में क्या है? क्रूर कोष्ठ किनका होगा? क्रूर कोष्ठ वात दोष के कारण क्रूर कोष्ठी व्यक्ति होगा। क्रूर कोष्ठी भी वात दोष के कारण कौन से गुण से होगा? तो यहाँ पर मेनली रूक्ष गुण की प्रधानता होने की वजह से ये हो जाएगा। अब इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? अगर रूक्ष गुण है तो उसके अपोजिट कौन सा गुण आता है? उसके अपोजिट जो गुण हम देखते हैं वो स्नेह,
या स्निग्ध गुण होता है। स्नेह या स्निग्ध गुण आता है। अब किसी व्यक्ति को आप क्या कराओगे, स्नेह में सबसे बेटर जैसे मैं मानता हूं एरंड तेल हम उपयोग में सबसे ज्यादा लाते हैं, तो एरंड तेल आप उसको दे सकते हो। एरंड तेल देने का एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि दूध लिया, दूध में एरंड तेल की 2-4 चम्मच डाली, जो भी डोज आपने पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया और उसको पीने को दे दिया। बिल्कुल बहुत ही कम चांस है कि उस पेशेंट को विरेचन हो या उस पेशेंट को मलबद्धता दूर हो। जब तक आप दूध को गर्म कीजिए, उस गर्म दूध में आप जितना डोज आप पेशेंट की प्रकृति के अनुसार, पेशेंट की परिस्थिति के अनुसार दे रहे हैं, उतना डोज आप उसमें मिलाइए। मिलाने के बाद उसको फेंटना होता है, मिल्क को फेंटना होता है। जब तक मिल्क एमल्सिफाइड नहीं हो जाएगा, उसमें झाग नहीं आने लगेंगे, तब तक आप उस एरंड स्नेह वाले एरंड तेल के दुग्ध को रोगी को देंगे तो बहुत ही कम चांस है कि उसको लूज मोशन हो, उसको विरेचन हो या मलबद्धता दूर हो। बल्कि ज्यादा चांस हो जाते हैं कि उसको वोमिटिंग हो जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस से, जो मैंने प्रोसेस आपको बताई कि गर्म दूध में मात्रा अनुसार एरंड तेल मिलाकर के उसको फेंट के, उसमें झाग जब तक ना आ जाए हल्का सा, इतना उसको फेंट के आप रोगी को पीने को देंगे तो उसको मलबद्धता दूर होगी। और अगर आपने इस प्रोसेस से नहीं दिया तो चांसेस ज्यादा है कि मलबद्धता दूर ना हो और वोमिटिंग भी उसको होने लगे या उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे। तो ये हम एक कंसेप्ट ये भी कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम क्या कर सकते हैं, खाने से पहले आधा चम्मच या 1 चम्मच घृत सेवन करने को रोगी को बोले। कैसे 1 चम्मच? खाना आपने 1 चम्मच खाया, तुरंत खाना खाने बैठ गए? नहीं, तकरीबन आधा घंटा पहले, खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 चम्मच या आधा चम्मच, रोगी की कंडीशन को देखते हुए आपको मात्रा बढ़ानी है घृत की, 1 चम्मच या आधा चम्मच खाने को उसको बोले घृत को, जिससे भी उसकी आंतों के अंदर जो वात प्रोडक्शन, जो पक्वाशय में वायु का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कंट्रोल होने लगे, और रूक्ष जो गुण है वो उसका समन होने लगे। तो क्रूर कोष्ठी व्यक्ति को हम काफी हद तक बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है हमारा मृदु कोष्ठी आता है नेक्स्ट हमारा। अब मृदु कोष्ठी व्यक्ति कौन होते हैं? मृदु कोष्ठी व्यक्ति वो होते हैं जिनको पित्त दोष इन्वॉल्व होता है, वो मृदु कोष्ठी माने जाते हैं। मतलब उनको आपने 1 गिलास दूध रात को दे दिया, गुनगुना दूध पीने को दे दिया, और वो सुबह फ्रेश तुरंत होने चले जाते हैं। इतना भयंकर कि आपने उनको कुछ भी, थोड़ा तीखा मिर्च मसाले युक्त उन्होंने कुछ खा लिया तो वो फ्रेश होने चले गए। इस प्रकार का जिसका कोस्ट होता है कि उसकी गट मोटिलिटी बहुत जल्दी बिगड़ती रहती है, वो व्यक्ति पित्त दोष के कारण होने वाला मृदु कोष्ठी होता है। मृदु का अर्थ ही आप समझिए कि बहुत ही लो डोज में कोई भी विरेचनीय द्रव्य देने से उस व्यक्ति को मलबद्धता दूर हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कफ दोष। कफ दोष के कारण बोला गया है कि ये मध्यम प्रकृति का उसका जो है उसका कोष्ठ रहता है। मध्यम प्रकृति मीन्स नॉर्मली ठीक से चलता हुआ। यहाँ पर इन 3 दोषों के कारण होने वाले कोष्ठों को समझने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है।
हमने तीनों को समझा कि वात के कारण क्रूर, पित्त के कारण मृदु और कफ के कारण मध्यम। बट इन तीनों को यहाँ हमें समझने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आचार्य ने इनका वर्णन किया? देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, इससे पहले हमने वात दोष के, पित्त दोष के, कफ दोष के अग्नि पर क्या प्रभाव होते हैं वो पढ़े थे। फिर हमने इनके स्थान पढ़े थे कि अगर ये अग्नि से मिल जाएंगे तो क्या करेंगे। अग्नि से मिलकर के ये क्या कर रहे हैं, उससे क्या डिसाइड हो रहा था, आपका डाइजेशन डिसाइड हो रहा था, डाइजेशन। और जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा उसकी बॉडी के अंदर सप्त धातु पोषण अच्छे तरीके से नहीं चलेगा और उसको रोगों की प्राप्ति होगी और शरीर की हानि होगी। तो फिर हमने ये देखा था कि ये दोष शरीर में कहां कहां पर विराजमान होते हैं, तो उनके स्थान देखे थे ताकि स्थानगत हम चिकित्सा कर सके। फिर हमने कोष्ठ देखे। कोष्ठ देखने का अर्थ ये है कि आपने किसी व्यक्ति को यदि भोजन खिलाया, भोजन खिलाने के बाद उसको सार भाग प्राप्त हुआ, सप्त धातु पोषण हुआ, लेकिन उसके बाद बनने वाले मल को अगर निष्कासित नहीं किया गया तो शरीर में जो भी है, जो भी सार भाग है, वो उसका महत्व पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो दूषित चीज है उसको निकालना आवश्यक है। अगर आपने नहीं निकाला तो समस्या और बढ़ जाएगी, लेकिन उस मलों को निकालने के लिए आपको दोष का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आचार्य ने इस दोष के ज्ञान को बताने की कोशिश की कि क्रूर कोष्ठी वात से, मृदु कोष्ठी पित्त से और मध्यम कोष्ठी कफ से होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते प्रकृति के ऊपर। सिंपली बेसिक पढ़ रहे हैं आयुष्कामी अध्याय में। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, हर पॉइंट के स्ट्रॉन्ग वर्जन को हमारे भागवत जी ने लिखा है और इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। प्रकृति निरूपण भी बहुत शानदार किया उन्होंने। अब वो कहना चाह रहे हैं, वो डीएनए पर चर्चा करने की बात कह रहे हैं प्रकृति से। वो जेनेटिक कोडिंग पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य भागवत जी। वो कह रहे हैं कि प्रकृति हमारे शरीर में जन्मजात होती है और उसे बदलना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। प्रकृति को आप बदलने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे पहुंच जाएगा। ये बात अटल सत्य है, क्योंकि प्रकृति खत्म व्यक्ति की तो उसका जीवन खत्म माना जाता है। आचार्य भागवत, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत प्रकृति के माध्यम से हमें डिटेल में सिर्फ यही समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो प्रकृति है वो आपकी चेंजेबल नहीं है, उसके साथ छेड़खानी ना करें, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। आचार्य भागवत जी कहते हैं, जब माँ के गर्भ में ओवम और स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है, उसी समय आपकी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है। उसी समय आपकी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं सोचिए। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम देखें कि ओवम और स्पर्म दोनों जब मिलते हैं तो उनके अंदर के न्यूक्लियस एक जगह पर आ जाते हैं। जो हैप्लॉइड कंडीशन होती है क्रोमोसोम्स की, वो आपस में मिलके डिप्लॉइड कंडीशन में चेंज होती है, 2n फॉर्मेशन बनाती है। अब वो जो 2n फॉर्मेशन हुआ कि भाई 23 पेयर्स और ये 23 पेयर्स यहाँ से आए 46 हुए,
तो ये पेयर्स ने मिलकर के 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाए। ये बनाने के बाद भी बॉडी के अंदर ऐसा ऐसा जीव की उत्पत्ति हुई। तो ये डीएनए का आपस में इंटरचेंज होकर एक नए डीएनए को बनाने की प्रोसेस होती है। नए डीएनए को बनाने, मान लीजिए रेड कलर लिया और रेड कलर को आपने ब्लू कलर के साथ मिक्स कर दिया, तो जो नया कलर निकल के आएगा उसकी तुलना आप भी नहीं कर सकते, उसका इमेजिनेशन आप भी नहीं कर सकते। जस्ट इसी प्रकार कहना चाह रहे हैं हमारे आचार्य कि जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं, शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो हमारे शरीर में प्रकृति का निर्माण होता है। ये उन्होंने सिंपली बोल दिया। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं तो वो डिप्लॉइड कंडीशन बनाते हैं, तो उस दौरान डीएनए भी बदलता है, उस दौरान डीएनए का चेंज भी होता है, नया डीएनए फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। उस नए जीव के अंदर नए गुण होते हैं, माँ से आए हुए कुछ गुण, पिता से आए हुए कुछ गुण, और कुछ गुण जिसको हम एक तरीके से हाइब्रिड प्रॉपर्टीज या हाइब्रिड क्वालिटीज या हाइब्रिड गुणांश के रूप में जानते हैं। हाइब्रिड मीन्स एक नए तरीके से नए गुणों की उत्पत्ति होना, जिसमें पिता के भी गुण ना हो, माता के भी ना हो, लेकिन पिता और माता के दो गुणों के मिलने से एक तीसरा गुण निकल के आए। ये पॉसिबिलिटी होती है, बहुत सारे बच्चों में पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। और यहीं पर अगर जेनेटिक कोडिंग अगर गलत हो जाती है तो उस बच्चे को आनुवांशिक रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पर आप कहेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक कोडों को चेंज करने की, जेनेटिक कोड मॉडिफिकेशन की टेक्निक आ चुकी है, तो फिर प्रकृति चेंज क्यों नहीं हो सकती? प्रकृति चेंज हो सकती है, बट आचार्यों ने क्लियर कट बोला है प्रकृति चेंज होने के बाद वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति को रोगात्मक प्रकृति है उसको आप चेंज कर सकते हो मॉडर्न टेक्निक से। जेनेटिक कोड मॉडिफिकेशन जो है टेक्निक आई है, उसमें डीएनए के सीक्वेंस पर, डीएनए के ऊपर जो डिजीज से रिलेटेड सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स का, उस सीक्वेंस को चेंज किया जा रहा है। और उसको चेंज करने से कई रोगों को हम बच्चे के अंदर आने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। बट एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर यदि ये कोशिश की गई तो उसके भयानक परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च जानवरों के ऊपर की गई थी, हेल्दी जानवरों के ऊपर, हेल्दी एनिमल्स के ऊपर, और जो जिनके भविष्य में आने की संभावना थी कि उनके बच्चे के अंदर जेनेटिक डिजीज आ सकती है, तो उसको वहीं पर उसके अंदर जेनेटिक कोड में चेंजिंग की गई और उससे पता चला कि जिनको रोग थे उनके रोगों को हम दूर कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके रोग नहीं थे उनको हम उनकी कोडिंग हम चेंज नहीं कर पा रहे, चेंज कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ को खतरा हो रहा है। तो वात पित्त कफ के कारण कैसी प्रकृति होती है वो देखो, प्रकृति हमेशा त्रिदोषज मिलेगी, इस चीज को क्लियर करना। क्योंकि मैं कई बार समझाता हूं तो मेरे से क्वेश्चन आता है कि सर आपने अकेला एक प्रकृति बोला, दूसरा बोला, तो फिर तो बॉडी के अंदर अन्य दोष है ही नहीं है। तीनों दोष बॉडी में विराजमान है। प्रकृति त्रिदोषज होती है। प्रधानता किस दोष की है उसके बेसिस पर हम उस प्रकृति का नाम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वातज प्रकृति का व्यक्ति है, तो वातज प्रकृति का व्यक्ति दुबला पतला, सांवले से कलर का, बाल उसके ड्राई होते हैं, स्किन उसकी ड्राई रहती है, थोड़ा क्रोध आ जाता है, ज्यादा सोचता है, सपने में हवाओं को देखता है, विचरण करता रहता है, चलता फिरता रहता है, बहुत एक्साइटेड कंडीशन में रहता है। लगभग ऐसे गुण हमें देखने को मिलते हैं। बॉडी टाइप भी समझ में आता है हमें,
बात प्रकृति के व्यक्ति का, और उसकी बातों से, उसके उसके बोलने से हमें सब समझ में आता है कि बात प्रकृति का व्यक्ति है। फिर आते हैं पित्त प्रकृति के व्यक्ति। पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में भी बोला जाता है कि ये बुद्धिमान बहुत होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। इनमें क्रोध थोड़ा सा समय लेके आता है, लेकिन आता बहुत भयंकर है। एसिडिटी की प्रॉब्लम इनको बनी रहती है, सपने में आग का विचरण देखते हैं। इस प्रकार के गुण इनमें देखने को मिलते हैं। कफ वाले व्यक्ति को तो टोटली समझ लीजिए आलसी ही होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर जो पैटर्न होगा वो इस व्यक्ति के अंदर होगा। लेकिन ये मैं जब बोल रहा हूं जब इनकी मात्रा बहुत बढ़िया है, इनसे संबंधित आप चीजों को देना शुरू कर दें। कब प्रकृति वाले व्यक्ति को कफज आहार ज्यादा देंगे तब वो कफ प्रकृति शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, अन्यथा नहीं। अब इसमें जो वात प्रकृति है, वात प्रकृति वाले व्यक्ति को हीन बोला गया है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को मध्यम बोला गया, और कफ प्रकृति वाले को उत्तम बोला गया। उत्तम कफ, प्राकृतिक कफ की बात चल रही है। प्राकृतिक कफ जो होता है वो ओज के समान होता है, शरीर को इम्यूनिटी देता है, शरीर की फिजियोलॉजी को बनाए रखता है, शरीर के अंदर होने वाले किसी परिवर्तन को होने से रोकता है ताकि शरीर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए उसे उत्तम बोल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बात पित्त कफ जो मैं नाम ले रहा हूं केवल वही दोष बॉडी में हो। बात प्रधान पित्त कफज प्रकृति, पित्त प्रधान बात कफज प्रकृति, कफ प्रधान बात पित्त प्रकृति, ऐसे इसको हम बोले तो और बेटर रहेगा। अब अगर दो दोष अगर प्रधान मात्रा में है, बात और पित्त दोनों प्रधान मात्रा में है और कफ नहीं है, या कफ पित्त प्रधान मात्रा, मतलब दो दोषों का मिलन जो होता है, दो दोषों की प्रधानता के कारण, दो दोषों की प्रधानता के कारण जो हमें देखने को मिलता है कि ये दो दोष की प्रधानता से ये गुण निकल के आ रहे हैं, उसको बोला गया है निंदित प्रकृति, कि ये प्रकृति सराहनीय नहीं है, जिसकी निंदा की जाएगी। इस प्रकार से प्रकृतियों को हमने स्टडी किया, हमारे आचार्य ने उस समय, उस प्रकृति को स्टडी करने के बेसिस पर उन्होंने जेनेटिक प्रॉब्लम्स, आनुवांशिक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया होगा और उसके ट्रीटमेंट निकाले होंगे उस समय। ऐसा नहीं है कि आज जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कर रही है अपनी फील्ड में, तो हमारे आचार्य ने उस समय कुछ किया ही नहीं होगा। आज टेक्नोलॉजी प्रभावी है तो उस समय भी उनकी टेक्नोलॉजी रही होगी कुछ, क्योंकि साउथ के कुछ मंदिरों में यदि आप जाते हैं तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर स्पर्म ओवम के क्लियर कट डायग्राम बने हुए हैं, किस प्रकार से गर्भ उत्पन्न होता है, किस प्रकार से 9 महीने की दिनचर्या होती है माँ के गर्भ में, 9 महीने का जो गर्भकाल होता है वो किस तरीके से चेंज होता है, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, ये सारी गैस्ट्रुला स्टेज, सारी स्टेज के डायग्राम सहित उस मंदिर में बने हुए हैं। तो सोचिए जब आज के समय में माइक्रोस्कोपिक स्टडी है तब हम इस चीजों को देख पा रहे हैं, उस समय माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं थी तो उन्होंने कैसे देखा होगा। ये हमारी एक सोच है कि उस समय ऐसे उपकरण नहीं रहे होंगे, क्योंकि हम अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं, बट नहीं है। हमसे पहले भी कई कई मशीन आई हैं, कई इंस्ट्रूमेंट बने हैं, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी बन के मिट चुकी हैं। आप मोहनजोदाड़ो को देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई थी, वहां के जब स्पेसिमेन चेक किए गए थे तो वहां पर अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थे। प्रदूषण से बचने के लिए टेक्निक्स उनके आने के लिए नालियों का सिस्टम सबसे पहले वहां से स्टार्ट हुआ था, कॉलोनाइजेशन सबसे पहले वहां से स्टार्ट हुआ था। कॉलोनाइजेशन सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब आप ये देखिए कि इतना ज्यादा विस्तृत वो उस समय थे मोहनजोदड़ो सभ्यता पे, तो क्या उससे पहले और सभ्यताएं नहीं निकली होंगी, उसके बाद और सभ्यताएं नहीं आई होंगी। इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमें अपने शास्त्र को यदि पढ़ना है
तो हमें अपने पास्ट से कोरिलेट करके चलना होगा और कुछ चीजों को जुटलाते हुए भी चलना होगा। जैसे कि आज के व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हैं, इस बात को ठुकरा दीजिए। होते तो जो लिखा हुआ है उसी को समझ लेते। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और उन चीजों को आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है। एक भास्कर संहिता है या भारद्वाज संहिता ऐसे कुछ करके है, उसको नासा के अंदर, हाँ सॉरी, भारद्वाज संहिता ही नाम है। नासा के अंदर उसको मंगाया गया, 2019 या 20 की बात है। नासा में उसको मंगाया गया, इंडिया से लेकर के लड़का गया है वहां पर, इंडियन ही है लड़का वो, उसको जॉब मिली, उससे कहा कि आप उसको लेकर के आइए, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, भारद्वाज संहिता को रख करके वो उसकी पूजा करेंगे या जो भी करेंगे, जो भी कर्मकांड है वो करेंगे, या फिर उस भारद्वाज संहिता से कंसेप्ट उठा करके उसके ऊपर रिसर्च होगी? भारद्वाज संहिता हमारे वैदिक साइंस का वो हिस्सा है जिसके अंदर अंतरिक्ष से संबंधित, दूसरे ग्रहों से संबंधित, स्पेसशिप से संबंधित, एस्ट्रोनॉटिक नॉलेज, ये सारी चीज उसके अंदर भरी हुई है। और कैसे हम अन्य ग्रहों पर जीवन तलाश कर सकते हैं, कैसे एरोस्पेस पे हम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी उसमें विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। इवन पायलट कैसा होना चाहिए, हमारा एरोप्लेन का पायलट कैसा होना चाहिए, उस पायलट का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर भी उसके अंदर वर्णित किया गया है। हवाई जहाज कैसा होना चाहिए, रॉकेट कैसा होना चाहिए, इसका भी वर्णन उसमें देखने को मिलता है। तो उस पर डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। ठीक इसी प्रकार हमारी संहिताएं हैं जिसमें हमें बेसिक रूप से समझते हुए आगे चलना चाहिए कि भाई कोस्ट के बारे में बताया तो क्यों बताया, प्रकृति के बारे में बताया तो क्यों बताया। तो इन चीजों को यदि हम समझते हैं और उन चीजों को, जैसे कोस्ट का मैंने बताया कि कोस्ट को देखने से कौन कौन सी बीमारियों का अंदाजा हम लगा सकते हैं, प्रकृति को देखने से हम क्या अंदाज लगा सकते हैं। तो ऐसे आप जब इमेजिनेशन करते हो, अपना दिमाग को थोड़ा सा वो कहते हैं ना चिंतन और मंथन करते हो, तो आपको कुछ नई चीजें निकल के सामने आने लगती हैं। अन्यथा हम केवल इसको एक थ्योरी की तरह पढ़ते जाते हैं और फिर बोरिंग बनती जाती है संहिता। और संहिता को बोरिंग बनाना हमारे लिए सबसे बेकार है, क्योंकि हमारी सक्सेस का राज संहिताओं से होकर के ही निकलता है। तो आज हमने केवल यहीं तक ही चर्चा करते हैं। आज हमारी मीटिंग है तो मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है ड्यूटी के लिए। कल वात दोष के, पित्त दोष के, कफ दोष के गुणों पर हम बात करेंगे। उन गुणों के हिसाब से गुणात्मक चिकित्सा कैसे की जाती है, उसका एक शॉर्ट में हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कैसे हम गुणों के आधार पर दोषों की चिकित्सा कर सकते हैं और किस प्रकार से दोष हमारी बॉडी में चेंज होते हैं। चलिए आज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि 6:30 पर सभी ज्वाइन कर लें। 5 मिनट पहले मैं लिंक सेंड कर दूंगा, तो 5 मिनट के अंदर सभी ज्वाइन कर लीजिए कीजिए। तो टॉपिक एक फ्लो में चलता है, बीच बीच में अगर ज्वाइन होता है तो थोड़ा क्या मैं आपको समझाने वाला हूँ और मेरे दिमाग से वो कब गायब हो जाए, क्योंकि कुछ भी रटा हुआ नहीं है। सारी चीजें जो एक्सपीरियंस के आधार पर हैं वही चीजें निकल रही हैं, जो हमने अनुभव किया संहिता से वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि फैंकालॉजी लेकर के चल रहा हूँ। अगर संहिता के कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वो मैं आपको एक थ्योरेटिकली बेस पर, एक हाइपोथेसिस के बेसिस पर समझाऊंगा। लेकिन जिन पर मैं काम करके रिजल्ट ले चुका हूँ, उनको तो समझाना जरूरी भी है और एक अच्छी बात भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी आप 6:30 पर कोशिश करें, बिल्कुल 6:30 पर आप जुड़ने की कोशिश करें।